Hello everyone, in this video lecture I am going to teach you about human digestive system. सबसे पहले तो हम देखेंगे human digestive system की एक सिंपल सी definition. It consists of organs which are responsible for ingestion, digestion, assimilation and egestion. ठीक है, ये आ गई आपकी डेफिनेशन, आ गई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें इन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसमें आते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं, जो इंजेक्शन, डाइजेशन, असिमिलेशन एटसेट्रा में हेल्प करते हैं. अब आता है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स का बना है. एक तो आ गया आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल जो है इट इज 9 to 10 मीटर लॉन्ग, 9 से 10 मीटर लंबा होता है. ठीक है, अब इतनी तो इंसान की हाइट होती भी नहीं है. अब 9 से 10 मीटर लॉन्ग जो एलिमेंट्री कैनाल है एक ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है. कैसे प्रेजेंट है, अब आप इस डायग्राम में देख रहे हो. ये जो है, ये स्ट्रक्चर, ये पोर्शन है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. इस वजह से क्या होता है कि ये एक स्मॉल से पोर्शन में आ सकता है, जिस वजह से आपका जो 9 से 10 मीटर लंबा एलिमेंट्री कैनाल भी एक ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ये एलिमेंट्री कैनाल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड टर्मिनेट्स एट एनस. अब इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, डायग्राम से ही बताऊंगी. फर्स्ट है उसमें माउथ, सेकंड बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी बोलते हो. नेक्स्ट कम्स फेरिंक्स, देन ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इन सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. अब माउथ क्या होता है, इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर बाउंडेड बाय टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स. इट इज यूज्ड फॉर टेकिंग इनसाइड द फूड. इंजेक्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है माउथ. ठीक है, अब फूड जो है माउथ से नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, बक्कल कैविटी में. ठीक है, बक्कल कैविटी क्या आ गई आपकी, इट इज अ स्पेस बाउंडेड बाय पैलेट, जॉ एंड द थ्रोट. थ्रोट, जॉस और पैलेट के बीच में जो स्पेस होगी उसको आप क्या बोलते हो, बक्कल कैविटी. नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैंने बक्कल कैविटी का ये जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बक्कल कैविटी में वो दिखाए हुए हैं. सबसे पहले तो आ गया ये आपका पैलेट. ठीक है, पैलेट जो है बक्कल कैविटी का रूफ बनाती है, मतलब उसका छत बनाती है. ठीक है, अब पैलेट भी जो है दो स्ट्रक्चर्स में डिविजिबल है, दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड की हुई है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट. हार्ड पैलेट जो है आपकी आगे वाले पोर्शन में होती है और सॉफ्ट पैलेट पीछे वाले पोर्शन में. ठीक है, सॉफ्ट पैलेट के इस डायग्राम में आप देख रहे हो लास्ट में जो है इसमें से एक मसल टाइप जो है लटक रहा है. ठीक है, इसको आप बोलते हो यूव्यूला. यूव्यूला का क्या फंक्शन है बॉडी में, यूव्यूला क्या करता है कि जब भी आप फूड को स्वेलो करते हो तो ये इंटरनल नियर्स को बंद कर देता है ताकि जो खाना है आपका नेजल चैम्बर में ना चला जाए. ठीक है, नेक्स्ट कम्स टंग. टंग क्या करती है, फूड को स्वेलो करने में हेल्प करती है. उसके बाद आते हैं आपके टीथ. टीथ जो है आपके ह्यूमन बींग्स में जॉ सॉकेट्स में एम्बेडेड होते हैं. ठीक है, जॉ सॉकेट्स में एम्बेडेड होते हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं, थिकोडोंट बोलते हैं. अब ह्यूमन बींग्स में टीथ जो हैं दो सेट्स में डेवलप होते हैं. फर्स्ट आ गया आपके टेम्परेरी टीथ एंड देन परमानेंट टीथ. टेम्परेरी टीथ जो होते हैं इनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, दूध के दांत, पता है सबको. ठीक है, ये टेम्परेरी टीथ आना शुरू करते हैं जब कोई जो पर्सन है 6 मंथ्स का हो जाता है, उसके बाद ही आना स्टार्ट कर देते हैं. और कंप्लीट कब तक होते हैं ये, जब पर्सन जो है 24 मंथ्स का हो जाता है. ठीक है, अब जो आपकी टेम्परेरी टीथ है ये 20 इन नंबर है, हर एक जॉ में 10-10 होंगे. ठीक है, टेम्परेरी टीथ जो होते हैं टेम्परेरी हैं. ठीक है, कमजोर होते हैं एंड स्मॉलर इन साइज होते हैं. इन टेम्परेरी टीथ को रिप्लेस करते हैं परमानेंट टीथ एट द एज ऑफ 6 years से स्टार्ट करते हैं रिप्लेस करना 6 years की एज में. ठीक है, अब परमानेंट टीथ जो है आपके 32 इन नंबर है. ठीक है, और हर एक जॉ में कितने होंगे, 16 होंगे परमानेंट टीथ. इस डायग्राम में आपको मैंने दिखाया हुआ है डेंटल अरेंजमेंट. डेंटल अरेंजमेंट अगर यहाँ पे देखा जाए तो हाफ ऑफ द जॉ में अगर मैं देखूं तो ये जो फर्स्ट 2 टीथ जो दिखाए हुए हैं इनको कहा हुआ इंसीजर्स.
इंसीजर्स जो होते हैं इनको हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेजिटेबल्स वगैरह को कट करने में हेल्प करते हैं। एक और बात मैं बता दूं, ये जो टीथ होते हैं ये मॉडिफाई होते हैं इस हिसाब से, हमारी ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से। अब अगर हम रैबिट की एग्जांपल लें, रैबिट में जो फर्स्ट 2 इंसीजर्स होते हैं ज्यादा बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक है। तो इसलिए अब उसको तो कट ही करना है ना, अब वो कैरेट खाता है, कैरेट को कट करना है, इसलिए उसके जो है इंसीजर्स वेल डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट कम्स कैनाइंस। कैनाइंस जो है इनको आप टीयरिंग टीथ भी बोलते हो। दीज आर यूज फॉर टीयरिंग फ्लैश, ठीक है। अब कैनाइंस जो होते हैं ये वेल डेवलप्ड होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स में। कार्निवोरस एनिमल्स में क्या होगा, कैनाइंस जो होते हैं बहुत ज्यादा शार्प होते हैं ताकि वो फ्लैश को इजीली कट कर सकें, ठीक है। देन कम्स प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। प्रीमोलर्स और मोलर्स को हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। अब इनका क्या फंक्शन है, अपना हमारे खाने को अच्छे से चबाना, ताकि जो है उनका उस खाने का सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। जब डाइजेशन हो तो सेलिवरी अमाइलेज के फंक्शन के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं ये हमारे प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। अगर मैं अब डेंटल फॉर्मूला की बात करूं तो वो क्या होता है डेंटल फॉर्मूला, इट इज द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ वन जॉ के आधे हिस्से में टीथ का क्या अरेंजमेंट है और क्या नंबर है उनका। जैसे अगर हम इस जॉ में देख लें तो इसके हाफ में देखें तो क्या आएगा, फर्स्ट 2 इंसीजर्स, देन 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। तो आपका डेंटल फॉर्मूला क्या बन गया, 2 1 2 3, ठीक है। लेकिन अगर हम यही डेंटल फॉर्मूला टेम्परेरी टीथ का देखें तो वो आएगा आपका 2102। क्यों 2102 आया, क्योंकि टेम्परेरी टीथ जब होते हैं आपके मिल्क टीथ तो उसमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और मोलर्स का जो एक सेट है वो भी एब्सेंट होता है। अब इस जो लास्ट जो आपका मोलर है इसको आप क्या बोलते हो, विजडम टीथ। विजडम टीथ जो है ये आपका आता है 18 इयर्स की एज से लेकर इरप्ट होना स्टार्ट करते हैं विजडम टीथ, और कंप्लीटली आ जाते हैं 25 साल की उम्र तक। लेकिन कभी कभी विजडम टीथ आते भी नहीं है। अब ये जो विजडम टीथ है हमारे, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में फंक्शनल नहीं है, लेकिन ये ऑर्गन्स फंक्शनल थे हमारे एंसेस्टर्स में, ठीक है। अब जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ तो इनका फंक्शन कम होता गया और लास्ट में फंक्शन रखता ही नहीं है। तो आपका ये जो विजडम टीथ है, लास्ट वाला जो मोलर है, ये आपका क्या आता है, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, अच्छा हाँ, क्योंकि हमारे जो टीथ हैं ये डेवलप होते हैं 2 सेट्स में, इसलिए इनको डाइफ्यूडोंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइफ्यूडोंट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। हमने देखा इंसीजर्स की अलग शेप है, कैनाइंस की अलग शेप है, प्रीमोलर्स की अलग शेप है एंड मोलर्स की अलग शेप है। भले ही इन सारे टीथ की शेप्स अलग हो, लेकिन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। अब क्या है एक टूथ का स्ट्रक्चर, फर्स्ट जो है टूथ जो है 3 पार्ट्स में डिविजिबल होता है, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन जो है टूथ का एक्सपोज पार्ट है, जो बाहर होगा, गम्स के बाहर जो पार्ट है वो है क्राउन। अब नेक वो पार्ट है जो आपके फ्लैशी मास के अंदर होगा, ठीक है, दैट इज गम्स के अंदर जो होगा वो आ गया आपका नेक। और रूट होती है जो आपके जॉ सॉकेट्स में एम्बेडेड होता है, ठीक है, जो पार्ट, ठीक है, उसे हम कहते हैं रूट। अब क्राउन जो है इसका इट इज मेड अप ऑफ व्हाइटिश सब्सटेंस, व्हाइटिश शाइनिंग सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनेमल। इनेमल बना होता है हाइड्रोक्सी एपिटाइट से, ठीक है। अब हमारा टूथ है एक बोन लाइक मटेरियल से बना है, जैसे इधर शो किया हुआ है। ये बोन लाइक मटेरियल जो है इसे बोलते हैं हम डेंटिन, ठीक है, डेंटिन बोलते हैं। डेंटिन के सेंटर में एक कैनाल सा होता है, इसको हम बोलते हैं पल्प कैनाल, जिसके अंदर में एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम पल्प कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ये एक कॉनिकल स्ट्रक्चर है, जैसे इस डायग्राम में शो किया हुआ है। एक मिनट कर हाँ, ये कॉनिकल पोर्शन आपका क्या है, फेरिंग्स।
अब फेरिंग्स जो है 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो है नेजल कैविटी जहां पे आकर खुलेगी जिस पार्ट में, उसे हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स की रूप में हमारे क्या होता है इंटरनल नियर्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में पिछली स्लाइड्स में आपको बताया था कि इंटरनल नियर्स को यूव्यूला बंद करती है ताकि नेजल चैम्बर में ना चला जाए आपका खाना, ठीक है। अब नेजोफेरिंग्स जो है इसके रूप में क्या आ गया आपके, नेजोफेरिंग्स के रूप में क्या होते हैं इंटरनल नेयर्स होते हैं, बताया मैंने कि जिनको बंद करता है आपका यूव्यूला ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड। नेजोफेरिंग्स के बाद आता है आपका ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या होता है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जहां पे खत्म होती है उसको आप बोलते हो ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ओरोफेरिंग्स के बाद आता है आपका लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स जो है आपका लास्ट पोर्शन है। अब लेरिंजोफेरिंग्स जो है ये 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है, ये आ गया आपका ग्लोटिस एंड दिस इज गलेट। ग्लोटिस जो है ये आपका जाता है विंड पाइप, ग्लोटिस जो है आपको आपका विंड पाइप को ओपन की तरफ ओपन करता है, ठीक है। अब जो गलेट है ये ओपन होता है आपका ईसोफेगस में, दैट इज फूड पाइप में, ठीक। ग्लोटिस जो है इसको बंद करने के लिए होते हैं 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट उनको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। अब इन एपिग्लोटिक्स ग्लोटिस का क्या फंक्शन है कि जब भी हम खाना स्वेलो करते हैं, फूड पाइप में जाता है खाना, तो ये एपिग्लोटिस जो स्ट्रक्चर्स है ये बंद हो जाते हैं ताकि आपकी विंड पाइप में खाना ना जा सके। तभी हम बोलते हैं ना कि खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए ताकि आपका खाना जो है विंड पाइप में ना चला जाए। अगर विंड पाइप में चला गया तो वो आपके लिए हानिकारक होगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ईसोफेगस। ये आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर शो किया है, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। अब ईसोफेगस क्या करता है, फूड को स्टोमक में मूव करने में हेल्प करता है थ्रू द मेथड ऑफ प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस। अब पेरिस्टाल्सिस क्या होगी, मूवमेंट ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द मसल्स सो दैट फूड इज पुश्ड बैकवर्ड, ठीक है। अब उन मूवमेंट्स, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, उन इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, फूड जो है आपका स्टोमक की तरफ जाता है। अब इनवॉलेंट्री क्यों है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में ना नहीं है। जो मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में होती हैं उन्हें हम बोलते हैं वॉलेंट्री, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है उनको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री, ठीक है। अब ईसोफेगस जो है इट लीड्स टू स्टोमक। नेक्स्ट आता है आपका स्टोमक का स्ट्रक्चर। अब स्टोमक का वो पार्ट जो ईसोफेगस को रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक रीजन, ठीक है, कार्डियक रीजन। स्टोमक जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब वो पार्ट्स क्या क्या है आपके, एक आ गया आपका कार्डियक रीजन, दूसरा आ गया आपका फंडस एंड तीसरा आ गया आपका पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है, पाइलोरिक रीजन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब कार्डियक रीजन जो है इस यहाँ पे जहाँ पे ईसोफेगस स्टोमक की तरफ खुल रही है वहां पे कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। अब वो कार्डियक स्फिंक्टर का क्या फंक्शन है कि वो खाना वापिस ईसोफेगस में ना जाने दे, ठीक है। दैट इज रीगर्गिटेशन ऑफ फूड को रोकने में हेल्प करता है आपका कार्डियक स्फिंक्टर। अब फंडस जो रीजन है ये रेस्ड पोर्शन है, इसमें जनरली क्या गैस या फिर एयर वगैरह प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स आपका पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम जो है ये आपका ड्यूडनम की तरफ जाता है। अब पाइलोरिक एंट्रम और ड्यूडनम के बीच में भी एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या फंक्शन है कि इट प्रिवेंट्स रीगर्गिटेशन ऑफ फूड, प्रिवेंट्स रीगर्गिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इनटू द ड्यूडेनम। सॉरी, मैंने आपको कहा कि रीगर्गिटेशन ऑफ फूड, रीगर्गिटेशन नहीं होती है। रीगर्गिटेशन हम तब कहेंगे जब खाना जहां से आया वापस उसी पोर्शन में चला जाए, ठीक है। अच्छा, रीगर्गिटेशन की हेल्प से ही जो आपका ये है काऊ वगैरह है ये खाना खाती है, ठीक है। पहले तो स्वेलो कर लेती हैं स्टोमक में, लेकिन वापस फूड बॉलस जो है आप उसके मुंह में आते हैं, ठीक है। जुगाली करती है ना गाय, पता है सबको, ठीक है। अब वो क्या है उस खाने को बाद में चबाती हैं, ठीक है।
अब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या फंक्शन है कि ये खाने को प्री डाइजेस्टेड, जब तक खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है ये ड्यूडेनम में जाने नहीं देता है, ये फंक्शन है इसका। फिर उसके बाद अच्छा ठीक है, इसके साथ में ही मैंने इधर दिखाया हुआ आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक। अब इसमें ये क्या दिखाया हुआ है, ये जो ऐसे कर्व्स लाइक दिखाए हुए हैं, ये आपका क्या है कि स्टोमक की जो इनर म्यूकोसा, इनर मेम्ब्रेन जो है, इट इज रेज्ड इनटू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स। अब इन फोल्ड्स का क्या फंक्शन है, एक तो ये स्टोमक को एक्सपैंड करने में हेल्प करते हैं ताकि ये फूड को ज्यादा से ज्यादा फूड को स्टोर करने में कर सके। स्टोमक जो है आपका फूड रिजर्वायर एक्ट करता है, ठीक है, फूड एज अ फूड रिजर्वायर, फूड को स्टोर करके रख सकता है। और ये ताकि ये डाइजेशन में हेल्प कर सके, इसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ये स्टोमक का, जो आपके लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं, इनको आप र्यूजे भी बोलते हो, ठीक है, र्यूजे। नेक्स्ट आपका आता है, स्टोमक के बाद आ गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा ये आपका आ गया स्टोमक, यहाँ पे मैंने कहा था ये ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इस पोर्शन से स्टार्ट होती है और इधर तक एंड करती है, ठीक है, यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन आती है आपकी। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्जेस्ट पोर्शन है हमारी बॉडी का, अबाउट 6 मीटर्स लॉन्ग। 9 मीटर में से 6 मीटर सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, वो है आपका ड्यूडेनम, ये जो सी शेप्ड कर्व है इसे आप बोलते हो ड्यूडेनम। नेक्स्ट इलियम आता है, ठीक है, और उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है आपका जेजुनम और उसके बाद आता है आपका इलियम, ठीक है। अब जो है ये ड्यूडेनम, यहाँ पे डायग्राम से जैसे दिख रहा है, ये रिसीव कर रहा है बाइल डक्ट को, जो आपकी लीवर से आ रही है, ठीक है। बाइल जूस जो भी सिक्रीशंस लीवर की होंगी वो ड्यूडेनम में आएंगी। नेक्स्ट जो है ये पैंक्रियाटिक डक्ट को भी रिसीव कर रहा है, पैंक्रियास की भी जो भी सिक्रीशंस होंगी वो इस ड्यूडेनम में आएंगी। नेक्स्ट आपका आता है जेजुनम। जेजुनम जो है ये भी स्मॉलर पोर्शन है, सेकंड जो पोर्शन है वाइडर है। उसके बाद आता है आपका इलियम। इलियम जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जो भी एब्जॉर्प्शन होती है फूड की वो इलियम में होती है। अब इलियम में क्या होता है कि जो आपकी इनर सरफेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो रेज्ड होती है इनटू फिंगर लाइक, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे इधर दिखाए हुए हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, विली। एक स्ट्रक्चर को हम विलस बोलेंगे और ऐसे हम ज्यादा स्ट्रक्चर्स को विली बोलेंगे, ठीक है। अब ये विली किस चीज में हेल्प करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। क्यों, अब देखो आप विली से यहाँ पे क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। अब यहाँ से जो भी खाना पास करेगा इधर से डाइजेस्टिव फूड को अब्सॉर्ब करेंगे, और वो डाइजेस्टिव फूड जो है वो ब्लड में जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। अब वो ब्लड जो है वो खाना जहाँ जहाँ पे उस डाइजेस्टिव फूड की जरूरत है वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इन विली के ऊपर भी स्मॉलर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रोविली। दोनों माइक्रोविली और विली का यही फंक्शन है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो पार्ट है जहाँ से इलियम जो है इस लार्ज इंटेस्टाइन पे लार्ज इंटेस्टाइन में गया, जहाँ खाना जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाए, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम सीकम बोलते हैं, ठीक है। और इस पोर्शन को हम बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व, ठीक है, क्या बोलते हैं, इलियोसिकल वाल्व। अब ये जो इलियोसिकल वाल्व है इसका क्या फंक्शन है, इलियोसिकल वाल्व जो है ये आपका जो इट प्रिवेंट्स रीगर्गिटेशन ऑफ फूड इनटू इलियम, वापस इलियम में ना चला जाए खाना, उसको रोकती है इलियोसिकल वाल्व। उसके बाद ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सीकम। सीकम जो है ये इधर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरफ एक्सटेंड करता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स।
अब लार्ज इंटेस्टाइन भी डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइडेड है। ये जो पोर्शन, ये और ये, इन्हें हम बोलते हैं कॉलन, COLON, कॉलन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन क्योंकि ये यहाँ से राइज कर रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। खाना जो है इसी डायरेक्शन में जाएगा, जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, इस डायरेक्शन से मूव करता हुआ देन लीवर तक जाता है ये कॉलन, यहाँ से बेंड होता है और ये बन जाता है आपका ट्रांसवर्स कॉलन। अब इसे आप क्या बोलते हो, इसे बोलते हो हेपेटिक फ्लेक्सर, ठीक है, जहां पे ये बेंड हुआ, ठीक है, हेपेटिक फ्लेक्सर। अब जो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स होती है वो कॉलन में ही होती है। फूड की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गई और जो आपकी वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी वो लार्ज इंटेस्टाइन की कॉलन पोर्शन में होती है। अच्छा, ये मैंने बताया नहीं, ये जो सीकम और अपेंडिक्स हैं इनका कोई फंक्शन नहीं है बॉडी में। क्यों? क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, वही फंक्शन शो नहीं करते, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। क्यों फंक्शन शो नहीं करते? क्योंकि हमारी बॉडी में डाइजेशन ऑफ सेलुलोज नहीं होती है, ठीक है। अब जो जैसे हम देखते हैं हर्बीवोर्स डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को, वो कैसे करते हैं? उनमें भी वो भी अगर उनमें कोई उनमें क्या होता है कि एक सिम्बायोन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो भी हम ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं कर सकते, लेकिन वो करते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, सिम्बायोन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब सिम्बायोसिस क्या हो गया? एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर रह रहा है, उन हर्बीवोर्स की बॉडी के अंदर, उसको घर मिल रहा है, उसको खाना मिल रहा है, ठीक है। अब बदले में वो क्या बैक्टीरिया उनको हेल्प कर रहा है, उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये आपका ये जो रिलेशनशिप आ गई आपकी, वो आ गई आपकी सिम्बायोसिस, ठीक है। अच्छा, ये आ गया ट्रांसवर्स कॉलन, यहाँ से फिर से ये बैंड होता है और ये बन जाता है यहाँ से डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन के बाद क्या आता है कि लास्ट में ये आता है पेल्विक कॉलन। ये एस शेप का होता है, जिस एस शेप का होता है ये, या फिर सिग्मोइड शेप का होता है, ठीक है। देन इट लीड्स टू रेक्टम। रेक्टम का क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फेसिस, अनडाइजेस्टेड फूड की टेम्परेरी स्टोरेज में हेल्प करता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ फेसिस, ठीक है। अब ये रेक्टम जो है इट लीड्स टू एनस विच इज यूज्ड फॉर इजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। देन कम्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। फूड की डाइजेशन के लिए जो भी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करते हैं। इसमें आगे आपके सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियास। सेलिवरी ग्लैंड्स जो है आपके माउथ में प्रेजेंट होते, माउथ में नहीं, बक्कल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमारे पास 3 पेयर्स होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स के, वो हैं आपके पैरोटिड ग्लैंड्स। जैसे ये जो ग्लैंड है ये है आपका पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है सेलिवरी ग्लैंड्स में, ऐसे नहीं, ठीक है। उसके बाद आ गए आपके सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स को सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं। और आ गए आपके सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये आपके टंग के नीचे होते हैं, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। अब इन तीनों की क्या सिक्रीशन है? इन तीनों की सिक्रीशन है सलाइवा। अब ये सलाइवा जब बक्कल कैविटी में आएगा, ये विद द हेल्प ऑफ सेलिवरी डक्ट्स आएगा। जब भी कोई अगर ग्लैंड डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रीशन पॉर करे तो उसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसका मतलब सेलिवरी ग्लैंड्स क्या आ गए आपके, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आ गए, है ना। अब ये जो सेलिवा है ये एल्कलाइन इन नेचर होता है और इसका फंक्शन क्या है? इट मॉइस्चर्स द मैस्टिकेटेड फूड। जो भी आपने खाना चबाया उसको उसको गीला करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, जो है ये आप, और इस सलाइवा में होता है आपका सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। अच्छा, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो विच हेल्प्स इन
इंक्रीजिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बायो कैटलिस्ट आगे जो बॉडी में कैटलिस्ट प्रेजेंट होंगे ताकि केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए, उसे हम कहते हैं एंजाइम्स। अब सलाइवा में क्या क्या एंजाइम्स है, एक तो आ गया आपका सेलिवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। सेलिवरी अमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं। अब टाइलिन का क्या फंक्शन है, ये कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोस में। स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड है और माल्टोस आपका डाइसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है, इसका मतलब डाइजेशन हो रही है। डाइजेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि डाइजेशन जो है आपकी बक्कल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है। ऐसा मत सोचना कि स्टोमक में ही डाइजेशन होती है। बक्कल कैविटी में 30% स्टार्च की डाइजेशन हो जाती है माल्टोस में, ठीक है। अब लाइसोजाइम का क्या फंक्शन है कि ये क्या करता है, आपकी एसेप्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। अब जब खाना चबाया आपने, वो इन द फॉर्म ऑफ फूड बॉलस इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ग्लैंड आता है वो है लीवर। लीवर जो है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है। अच्छा, डायफ्राग्म की कनकेविटी में लाई करता है ये। डायफ्राग्म इस तरह का होता है, कनकेविटी मतलब जहां से वो कनकेव होगा उस पोर्शन में लाई करेगा आपका लीवर। अब डायफ्राग्म क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, ये एक मस्कुलर लेयर होती है जो आपकी थोरैक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। अब लीवर का वेट जो है 1.5 किलो होता है, ठीक है। लीवर की सिक्रीशन को हम बाइल कहते हैं। अब बाइल का क्या फंक्शन है, बाइल में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। बाइल का फंक्शन सिर्फ इतना है कि ये पैंक्रियाटिक जूस में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे उनके फंक्शन के लिए अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करें। क्योंकि स्टोमक से जब भी खाना आएगा, स्टोमक में HCl है, तो खाने का pH कम हो गया होगा, एसिडिक मीडियम बन गया होगा खाने का। लेकिन जब वही खाना हमारे ड्यूडनम में आएगा, ड्यूडनम में ही बाइल जूसेस और पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज होते हैं, ठीक है। वो खाना ड्यूडनम में आएगा तो पैंक्रियाटिक जूसेस को काम करने के लिए क्या चाहिए, अल्कलाइन मीडियम। तो खाना पहले से एसिडिक है, अब उसको अल्कलाइन बनाने के लिए हमारी क्या सिक्रीशन होगी, बाइल की सिक्रीशन, बाइल प्रोड्यूस करेगा अल्कलाइन मीडियम। और नेक्स्ट फंक्शन जो है बाइल का वो है इट इमल्सिफाइज फैट्स। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब आ गया कि फैट्स की जो है बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करता है, ताकि जो लाइपेजेस है पैंक्रियाटिक जूस में ही प्रेजेंट होते हैं, उन फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सके। और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, उसके बाद लीवर का डाइजेशन के अलावा और भी जो फंक्शंस लीवर परफॉर्म करता है वो है, हमारी बॉडी में अगर एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज होगा वो स्टोर करता है उसको इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है उसको। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। जब भी हमें ग्लूकोज चाहिए तो ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। लीसिस वर्ड है मतलब ब्रेकिंग, ठीक है। ग्लाइकोजन की ब्रेकिंग वापस इनटू ग्लूकोज। और जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन, ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, अमोनिया, अच्छा, जब भी अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी में तो अमोनिया बनता है। अमाइनो एसिड्स से क्या बनता है, अमोनिया। अमाइनो एसिड्स में क्या ग्रुप होता है, एक तो उसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक उसमें NH4 पॉजिटिव ग्रुप होगा, ठीक है। अब उस NH4 पॉजिटिव ग्रुप से ही अमोनिया बनता है। अब ये जो अमोनिया बनता है ये बहुत हमारी बॉडी के लिए बड़ा ज्यादा टॉक्सिक है, तो इसलिए लीवर का क्या फंक्शन है, ये इस लीवर में अमोनिया जो है CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, यूरिया। अब ये यूरिया जो है थ्रू यूरिया इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो है लीवर का, ये बनाता है फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन का क्या फंक्शन है, फाइब्रिनोजन जो है कन्वर्ट होता है फाइब्रिन क्लॉट में विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन, ठीक है। ताकि जब हमारी बॉडी को कभी इंजरी हो तो उधर जल्दी से क्लॉट आ जाए, ठीक है। वो फंक्शन कौन करता है, फाइब्रिनोजन।
उसके बाद आता है जो लीवर जो है, इट प्रोड्यूसेस हेपरिन। हेपरिन जो है इट इज एन एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट है मतलब ये आपके ब्लड को ब्लड में क्लॉट्स नहीं बनने देता। अब बॉडी में जो भी ब्लड वेसल्स हैं इनको क्लॉटिंग से बचाने के लिए ये प्रोड्यूस करता है हेपरिन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है इन आवर बॉडी एंड दे लाई इन द फोल्ड ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम मैंने बताया था सी शेप्ड, बताया था उसमें कि पैंक्रियास इस तरह से होते हैं ड्यूडेनम के फोल्ड में, ठीक है। अब पैंक्रियास जो है ये हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। हिट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा इसको, क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो अपनी सिक्रीशंस को विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स डालने किसी चीज में, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो अपनी सिक्रीशंस को ब्लड स्ट्रीम में सीधे डायरेक्टली डाल दें, ठीक है। अब पैंक्रियास जो है पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं और ड्यूडेनम में, अच्छा, पैंक्रियास की जो सिक्रीशन पैंक्रियाटिक जूस है ये ड्यूडेनम में जाती है विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। इस जगह पे ये क्या फंक्शन शो कर रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है। अब पैंक्रियास में कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हम इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं। ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, और ये जो हार्मोन्स है डायरेक्टली हमारे ब्लड में डालता है ये पैंक्रियास, तो विदाउट डक्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या फंक्शन आ गया, एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन, ठीक है। अब ये सिक्रीट करता है इंसुलिन और ग्लूकेगन। इंसुलिन का क्या फंक्शन है, इंसुलिन का फंक्शन है इट कंट्रोल्स ग्लाइकोजेनेसिस। इंसुलिन क्या कंट्रोल करता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मैंने पहले भी कहा कि ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन फ्रॉम ग्लूकोज, एंड ग्लूकेगन क्या करता है, कंट्रोल करता है ग्लाइकोजेनेलिसिस, ग्लाइकोजेनेलिसिस, ठीक है। ये आ गया आपके ग्लैंड सारे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो आपका प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है आपका इंजेशन, उसके बाद आता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन आ गया आपका इनटेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन आ गया आपका कम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स को ब्रेक करना इनटू सिंपल सॉल्युबल कंपोनेंट्स। सिंपल सॉल्युबल कंपोनेंट्स में बॉडी क्यों ब्रेक करती है, डाइजेशन होती क्यों है, क्योंकि कम्प्लेक्स फूड जो फूड कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफ्यूज नहीं हो पाते मेम्ब्रेन्स के थ्रू, इसलिए वो सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है ताकि वो डिफ्यूज हो सके। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल फूड इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इट इज अ पासिंग ऑफ डाइजेस्टिव फूड थ्रू वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, वो विली की एग्जांपल दी थी, विली के जो स्ट्रक्चर दिखाया था आपके पिछली स्लाइड में, आप देख सकते हैं वीडियो को रिवर्स करके, ठीक है। विली के नीचे जो स्ट्रक्चर में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, अब वहां से विली जो है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा और वो डाइजेस्टेड फूड जो है आपकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ठीक है। अब वो ब्लड स्ट्रीम उस डाइजेस्टेड फूड को जहाँ पे उसकी जरूरत होगी वहां पे पहुंचाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, यूज ऑफ सिंपल फूड कंपोनेंट्स इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बॉडी सेल्स। अच्छा, जैसे आपके जैसे आपका ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बन गया बॉडी में डाइजेशन के बाद। अब ग्लूकोज का क्या फंक्शन, आपको एनर्जी देना, ठीक है। एनर्जी कैसे देंगे, ग्लूकोज जब सेल्स में जाएगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ब्रेक होगा, आपकी CO2 और H2O बनेगा और साथ में एनर्जी बनेगी। और जो ग्लूकोज यूज नहीं हुआ रेस्पिरेशन के दौरान टूटने एनर्जी देने में, तो वो सिंपली स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन में। अच्छा, अमाइनो एसिड्स जो आपके बनते हैं वो आपका प्रोटोप्लाज्म बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स बनाएंगे आपके प्रोटीन्स और इन्हीं से आपका लिविंग प्रोटोप्लाज्म बनता है। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका इजेशन है। इजेशन मीनिंग एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। बाकी जो डाइजेस्ट हो गया फूड वो तो ठीक है, ठीक है। अब जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, अब उसकी एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इजेशन।
उसके बाद जो है मैंने ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन के प्रोसेस को इस फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, फूड माउथ में जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंजेशन। माउथ के थ्रू जो है फूड बक्कल कैविटी में जाएगा। अब बक्कल कैविटी में क्या होती है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च होती है। कैसे होगी डाइजेशन ऑफ स्टार्च, बक्कल कैविटी में जो सलाइवा है सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट किया हुआ है, इसमें आपका सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। सैलिवरी अमाइलेज, अमाइलेज मीनिंग, अमाइलेज का मतलब ही क्या है, एज, जिस भी चीज के आगे एज लगा है इसका मतलब वो क्या है, आपका एंजाइम है, ठीक है। अब वो सेलिवरी अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक करेगा माल्टोस में, ठीक है। अब जो आपका ब्रेक हो गया स्टार्च माल्टोस में, ठीक है, उतना इसका मतलब डाइजेशन जो है आपकी बक्कल कैविटी में तो स्टार्ट हो गई, पहले भी मैंने बताया था। अब जब आप च्यू करते हो फूड को, ये स्मॉलर फूड बॉलस में कन्वर्ट होता है, तो ये फूड बॉलस थ्रू ईसोफेगस आपके स्टोमक में जाते हैं। स्टोमक में जो सिक्रीशंस होती हैं उनको आप बोलते हो गैस्ट्रिक जूसेस और HCl, ठीक है। HCl किस में हेल्प करता है, एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करने में। और गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं, जो आपके स्टोमक की मेम्ब्रेन में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दे सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूसेस में आपके क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब ये कन्वर्ट होते हैं एक्टिव फॉर्म में एसिडिक मीडियम में, ठीक है। रेनिन, प्रोरेनिन कन्वर्ट्स इनटू रेनिन एंड पेप्सिनोजन कन्वर्ट्स इनटू पेप्सिन, ठीक है। प्रोरेनिन रेनिन का क्या फंक्शन है, ये मिल्क कैसीन का क्या होता है, मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पैरा कैसीन में। कर्डनिंग ऑफ मिल्क मतलब कर्डिंग ऑफ मिल्क मतलब कि जो आपका प्रोटीन है आप पहले तो सॉल्युबल फॉर्म में है उस था, लेकिन उसको कन्वर्ट कर देता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद आता है पैरा कैसीन, है कैसीन की ही फॉर्म, लेकिन इसमें ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेप्सिनोजन जो है कन्वर्ट हुआ पेप्सिन में एक्टिव फॉर्म में। पेप्सिन क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, ठीक है। यहाँ पे भी प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई। पेप्टोन्स जो है स्मॉलर यूनिट्स हैं प्रोटीन्स से, ठीक है। अब स्टोमक से जो डाइजेस्टेड फूड सेमी सॉलिड फूड बनेगा उसको हम काइम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो काइम है ये जाएगा आपका ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम जो है इट रिसीव्स बाइल एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। अब उस बाइल और पैंक्रियाटिक डक्ट से क्या आएगा, आपका बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस आएगा, ठीक है। बाइल जूस का बाइल के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि इसका और कोई फंक्शन नहीं होता, ये किसी भी डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, बल्कि ये सिर्फ अल्कलाइन मीडियम बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि स्टोमक से जो भी खाना आएगा वो एसिडिक मीडियम का होगा, और पैंक्रियाटिक जूस में जो भी आपके एंजाइम्स होंगे वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते, इसलिए ये सबसे पहले अल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करेगा। और पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिन, लाइपेसिस और अमाइलेसिस प्रेजेंट है, ये आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब अमाइलेसिस मैंने पहले भी कहा, ये शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स को ब्रेक करेंगे इनटू मोनोसेक्राइड्स। लाइपेसिस जो है आपके फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। फैट मॉलिक्यूल्स, हाँ, बाइल जो है इमल्सिफाइज फैट्स मतलब फैट की जो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स होंगी उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा, ताकि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इजिली डाइजेस्ट होंगी, ठीक है। लाइपेसिस के फंक्शन के लिए आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रिप्सिन, ये जो है आपका प्रोटीन्स की कन्वर्जन में हेल्प करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। अब जो आपकी डाइजेशन है इट कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर एल कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट्स आ गया इधर, कंप्लीट्स है इधर, ठीक है। डाइजेशन जो है आपकी कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो है आपकी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गई, जेजुनम तक कंप्लीट होती है। बाकी जो एब्जॉर्प्शन होती है इस डाइजेस्टेड फूड की ब्लड में वो होती है इन इलियम। इलियम जो है आपका लॉन्गेस्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, अब जो खाना एब्जॉर्ब हो गया, अब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया, उसकी एसिमिलेशन, उसकी यूज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने में उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। जैसे ग्लूकोज के बारे में मैंने पहले भी कहा, एनर्जी देने के में हेल्प करता है,
जब रेस्पिरेशन होगी, ग्लूकोज जाएगा आपका सेल्स में और रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वापस आप एक्सहेल कर देंगे और वाटर भी, और एनर्जी मिलेगी आपकी बॉडी को। बाकी ग्लूकोज जो है, जो आपका यूज नहीं होगा एनर्जी देने में, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपका प्रोटोप्लाज्म बनाने में हेल्प करते हैं। बाकी जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये फॉस्फोलिपिड्स क्या होती है? सेल्स की जो लेयर्स, मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो फैट एज सच जो है, इट कैन बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आपने पढ़ा हुआ है, फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद जो आपका प्रोसेस है वो स्टेप होता है इजेशन, मतलब कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए।